हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में, जहाँ पर हमारे पास में एक स्टोरी होगी। वो स्टोरी हिंदी में गिवन होगी और हमें उस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। इससे पहले भी हमने स्टोरी राइटिंग, स्टोरी ट्रांसलेशन के बारे में बात की है। बेसिकली जो हमने इससे पहले और अदर स्टोरीज़ में जो डिस्कस किया था वो था कि हमारे पास में इंग्लिश में एक स्टोरी गिवन होती थी, हम उसे रीड करते थे और अपनी लैंग्वेज में उसे समझते थे, उसको इंटरप्रेट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमारे सामने एक स्टोरी हिंदी में गिवन होगी और उसी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे लिखना है हम उसे देखेंगे। ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी और अपनी राइटिंग स्किल को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, नए वर्ड सीख सकते हैं और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो राइटिंग दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ हैविंग अ कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में, विच इज़ फार्मर एंड 3 थीव्स, किसान और 3 चोर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो हिंदी में है और इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसको लिख कर देखेंगे। सो नो मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिगिन द डिस्कशन। ऑलराइट, तो हमने अपनी स्टोरी को छोटे छोटे पैराज में डिवाइड किया है, जिससे हम इस स्टोरी को तोड़कर इजीली उसे ट्रांसलेट कर पाएँ। तो अब किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए, स्पेशली जब कोई स्टोरी हमारे सामने हिंदी में होती है, उसे जब हमें इंग्लिश में लिखना होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो स्टोरी है वो पास्ट में होगी और पास्ट टेंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम स्टोरी को अच्छे से लिख सकते हैं। और पास्ट टेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस में हमें केवल 2 टेंसेस याद रखने हैं। पास्ट में सेकंड फॉर्म मतलब डिड और वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पर हम वॉज वर और आईएनजी के साथ में बात करते हैं। तो अल्टीमेटली पास्ट में हमारे जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं हमें, तो बेसिकली हमें यहाँ पर 2 टेंसेस का डिस्कशन करना है। या तो सेंटेंस हम वॉज वर में बनाएंगे अगर पास्ट में कोई काम हो रहा होगा तो, या फिर हम सेंटेंस को सेकंड फॉर्म में बनाएंगे जब कोई काम हुआ होगा तो इन दोनों टेंसेस की हेल्प से हम इस स्टोरी को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट टेंस में दिक्कत है तो आपके लिए टेंसेस के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। फिर स्टोरी राइटिंग करना आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टोरी ली है जिसको हमने छोटे छोटे पैराज में डिवाइड किया है ताकि हम इसे इजीली बना पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म का और वॉज वर के टेंस का, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कन्वर्ट करना और लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बार। तो एक बार के लिए जो हम वर्ड लिखते हैं दैट इज वंस। राइट, वंस को हम बोलते हैं एक बार। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमारी वोकैब पावर भी अच्छी होती है एंड वी कैन एक्चुअली बिल्ड अप आवर वोकैबुलरी। तो एक बार को हम लिखेंगे वंस। एक बार को हम वंस टाइम्स नहीं लिख सकते, इसको हमें वंस से लिखना है। तो वंस का मतलब होता है एक बार। 3 चोर सबसे चालाक होने का दावा कर रहे थे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस हो गया। तो जब हमारे सेंटेंस छोटे होते हैं तो हम उन्हें ईजिली ट्रांसलेट कर पाते हैं, लेकिन जब सेंटेंस हमारा लेंथी हो जाता है, बड़ा सेंटेंस हो जाता है, तो वहाँ हमें उस सेंटेंस को बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो कोई भी सेंटेंस जब हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब उस सेंटेंस में हमें देखने होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें जो काम को करने वाला है वो कौन है, और उसके बाद में दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है सेंटेंस में हिंदी के, कि जो काम ये जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम क्या हो रहा है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये दोनों हमें एक साथ में रखना होता है। उसके बाद में फिर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं वर्ब के पीछे वाले हिस्से में। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसी से हम सारे सेंटेंसेस को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार वंस लिखा हमने। 3 चोर सबसे चालाक होने का दावा कर रहे थे। अब इसमें हम ढूंढते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, 3 चोर। राइट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
और इसमें हमारा वर्ब क्या है, दावा करना। दावा करने को हम बोलते हैं क्लेम। अच्छा वर्ड होता है, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो अब दावा कर रहे थे, देखिए हमने जो इससे पहले बात की थी कि पास्ट टेंस में हमें लिखना है, तो पास्ट टेंस में भी हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और जहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं वहाँ पर हम वॉज लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं। जब बात 3 चोरों की हो रही है तो अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 3 thieves, राइट, 3 thieves। सबसे चालाक होने का दावा कर रहे थे, 3 thieves लिख लिया। उसके बाद में दावा करने को, ये हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब है दावा करना, तो 3 thieves के साथ में हम लगाएंगे वर। 3 thieves were claiming। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो आईएनजी लगा दिया इसमें। वॉज वर्ब के साथ में हमें आईएनजी लगाना होता है। 3 thieves were claiming to be the wisest, सबसे चालाक। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, तो wisest, राइट, wisest। तो सेंटेंस हमारा बना 3 thieves were claiming to be the wisest। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप लगाया, उसी समय। उसी समय को हम बोलते हैं जस्ट देन, एट दैट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं मीन वाइल। काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड मीन वाइल, एक साथ ही लिखना है। मीन वाइल का मतलब होता है उसी समय, उसी दौरान, उसी बीच। एक किसान एक गधे पर सवार वहाँ आया। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद में वर्ब देखनी है। तो आने का काम किसने किया, एक किसान, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आना, देखिए वहाँ आया। हिंदी के सेंटेंस में मोस्ट लाइकली हमें ये याद रखना है कि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा हिंदी के सेंटेंस में वो स्टार्टिंग में ही होगा, और जो वर्ब होती है हिंदी के सेंटेंस में वो सबसे लास्ट में होती है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक किसान स्टार्टिंग में है और वहाँ आया, तो ये वर्ब सबसे लास्ट में है। तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा वर्ब और सब्जेक्ट कहाँ है, जिससे हमें इसको ढूंढने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो एक किसान, इसको लिख लेते हैं। अब एक किसान को यहाँ पर वन फार्मर नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे अ फार्मर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो अ फार्मर। ऑलराइट, अ फार्मर, ठीक है। गधे पर सवार वहाँ आया। अब इसको अगर हम लेंथी वे में लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ फार्मर केम राइडिंग द डंकी, राइट। लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको हमें सिंपल लिखना है, अ फार्मर ऑन द डंकी, ऑन द डंकी, अ फार्मर ऑन द डंकी। जो फार्मर था वो किसके ऊपर था, डंकी के ऊपर, गधे के ऊपर। वहां आया, तो कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केम, वहां। वहां को हम लिख देते हैं देयर। तो क्या हुआ, मीन वाइल अ फार्मर ऑन द डंकी केम देयर। एक किसान जो कि गधे के ऊपर था वहां आया। अब इसको हमने थोड़ा सा अपनी तरह से मॉडिफाई करके लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी वहाँ पर लिखी हुई है उसी का जस्ट आपको वर्ड टू वर्ड डिक्टो ट्रांसलेशन करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने अकॉर्डिंग उसे लिखना है, जैसे हमने अभी सेंटेंस को लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका गधा एक बकरी से बंधा था जिसके गले में घंटी थी। उसका गधा बंधा था, ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है। तो हिज डोंकी, His donkey was tied, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। was tied किसके साथ में बंधा था, बकरी के साथ में। with the goat, जिसके गले में घंटी थी। अब जिसके गले में जब हम जानवर की बात करते हैं तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं which। ऑलराइट, जब हम इंसानों की बात करेंगे तब हम लगाते हैं हु और whom, और जब हम जानवरों की, पशु पक्षियों की बात करते हैं या फिर निर्जीव चीज़ों की बात करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं which। His donkey was tied with the goat which had, जिसके गले में था, which had क्या था, घंटी, which had a bell in its neck। जब हम जानवरों की बात करते हैं तो उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, इट्स नेक। तो ये बन गया हमारा पूरा पैराग्राफ। तो इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। वंस, एक बार, 3 thieves were claiming to be the wisest।
3 चोर सबसे होशियार होने का दावा कर रहे थे। मीनवाइल उसी दौरान अ फार्मर ऑन द डंकी केम देयर, एक किसान जो कि गधे के ऊपर था वहाँ आया। हिज डंकी वॉज टाइड विद अ गॉट, जो उसका गधा था वो एक बकरी से बंधा हुआ था। विच हैड अ बेल एंड इट्स नेक, जिसके गले में घंटी थी। दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। चोरों ने उसकी बकरी, उसका गधा और उसके कपड़े चुराने का फैसला किया। अब देख, ये सेंटेंस काफ़ी लेंथी सेंटेंस हो गया, ये यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब देखना है और सब्जेक्ट देखना है। तो फैसला करना ये तो हो गया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वर्ब। अब फैसला किसने किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं चोरों ने। स्टार्टिंग में देखना है सब्जेक्ट चोरों ने, तो इसको लिख लेते हैं हम थीव्स डिसाइडेड। ये था हमारी वर्ब, थीव डिसाइडेड। अब डिसाइडेड टू, क्या चुराने का, कपड़े चुराने का, कपड़े चुराने का, गधा चुराने का और उसकी बकरी चुराने का। थीव डिसाइडेड टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। अब 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है STEEL, वो होता है धातु, मेटल बोलते हैं उसको, और एक होता है स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना। तो स्टील, तो थीव्स डिसाइडेड टू स्टील, क्या, ये हमें बारी बारी से लिख देना है, बकरी, गधा और उसके कपड़े। तो डिसाइडेड टू स्टील हिज गोट, ओके, हिज गोट, और क्या था, गधा, डोंकी। हिज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक बार लगा चुके हैं पहले ही, डोंकी एंड, और क्या, उसके कपड़े, क्लोथ्स। तो क्या बना सेंटेंस हमारा, थीव डिसाइडेड टू स्टील हिज गोट, डंकी एंड क्लोथ्स। फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पर। पहले चोर ने चुपके से बकरी की घंटी निकालकर गधे की पूंछ में बांध दी। अब देखिए ये सेंटेंस काफी लंबा हो गया। पहले चोर ने, पहले देखना है हमें सब्जेक्ट क्या है, पहला चोर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब पूंछ में बांधना, बांधने को बोलते हैं टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, तो इसको लिख लेते हैं हम पहले, उसके बाद में फिर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में रखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो पहला चोर, फर्स्ट थीव, फर्स्ट थीफ। ऊपर हमने थीव्स लिखा था क्योंकि वो 3 थे, यहाँ पर एक की बात हो रही है तो थीफ लिखा है। फर्स्ट थीफ, बांधने को हम बोलते हैं टाई, टाइट कर दिया। क्या बांध दी, पूंछ में घंटी, कहाँ से निकाली उसने, बकरी के गले में जो बंधी हुई थी वहां से निकाली। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको सिंपल करके बनाते हैं। पहले चोर ने बकरी के गले से घंटी निकाली और गधे के पूंछ में बांध दी, बस हमें इतना याद रखना है। तो हमने बनाया इसको फर्स्ट थीफ, निकालना उसको बोलते हैं पुट ऑफ, या फिर लिख सकते हैं हम टेक ऑफ। टेक ऑफ इसका मतलब होता है निकालना, उतारना बोलते हैं, निकालना बोलते हैं। टेक ऑफ द बैल, कौन की घंटी थी वो, बकरी की, ऑफ गोट, और बांध दी, एंड टाइड। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है ना टाइड, ये हमने लिख दिया है, इसको हमें नहीं लिखना क्योंकि सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो चोर था उसने बकरी के गले से घंटी उतार ली। तो फर्स्ट थीव, अब ये जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ की जगह पर हम लिखेंगे टुक ऑफ, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, टुक ऑफ हो जाएगा। टुक ऑफ द बेल ऑफ गोट एंड टाइड, क्योंकि हम पहले सेंटेंस अलग तरीके से लिख रहे थे इसलिए हमने वहाँ पर टाइड लिखा था, लेकिन अब हम सेंटेंस को अलग तरीके से लिख रहे हैं, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर सेंटेंस में थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो टाइड विद, गधे की पूंछ से बांध दी, टाइड विद द टेल ऑफ डंकी। तो ये सेंटेंस बन गया। और बकरी ले गया, तो यहां पर हम लिख लेंगे एंड बकरी ले गया। अब बकरी ले जाने को बोलते हैं हम टेक अवे, ले जाने को हम बोलते हैं टेक अवे। तो हमने लिख लिया टेक, टेक को सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टुक अवे। टुक अवे कौन को ले गया,
द गोट। राइट, तो ये क्या बना? फर्स्ट थीफ टुक ऑफ द बेल ऑफ गॉड, पहले चोर ने बकरी की घंटी निकाली, एंड टाइड विद द टेल ऑफ डंकी, और गधे की पूंछ से बांध दी, एंड टुक अवे द गोट, और वो बकरी को ले गया। फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बाद किसान को पता चला तो वो रोने लगा। 1 घंटे बाद, तो उसको लिखेंगे आफ्टर एन आवर। एन 1 आवर नहीं लिखते इसको, एन आवर लिखेंगे। राइट, आफ्टर एन आवर किसान को पता लगा, तो किसान फार्मर। आफ्टर एन आवर फार्मर। कम टू नो का मतलब होता है पता लगना, तो कम टू नो पास में ले जाएंगे, केम टू नो हो जाएगा, केम टू नो। किसके बारे में? जो भी घटना हुई थी उसके बारे में। नो अबाउट इट लिख सकते हैं सिंपल, केम टू नो अबाउट इट। राइट, तो वो रोने लगा, यहाँ पर लगा देते हैं हम कमा। वो रोने लगा, ही। अब किसी भी काम को करना शुरू कर देना या फिर करने लगना, उसके लिए हम लगाते हैं स्टार्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। स्टार्ट पास्ट में है तो स्टार्टेड वीपिंग। तो ये हमने बना लिया। थीफ डिसाइडेड टू स्टील हिज गोट, चोरों ने डिसाइड किया उसकी बकरी, गधे और कपड़े चुराने के लिए। पहले चोर ने बकरी के गले से घंटी उतारी। फर्स्ट थीफ टुक ऑफ द वेल ऑफ गॉड एंड टाइड विद द टेल ऑफ डंकी, और गधे की पूंछ से बांध दी, एंड टुक अवे द गॉड, और वो बकरी को ले गया। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, फार्मर केम टू नो अबाउट इट एंड स्टार्टेड वीपिंग। 1 घंटे बाद जब फार्मर को ये पता लगा तो वो रोने लगा। तो इतना हमने बना लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा चोर उसके पास आया और बोला। दूसरा चोर उसके पास आया, सेकंड थीफ। सेकंड थीफ उसके पास आया, केम टू हिम। राइट, और बोला, एंड सैड। एंड सैड, मैंने तुम्हारी बकरी के चोर को उस पतली गली में जाते देखा है। आई, देखा है मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट हैज हैव वाली ग्रामर में आई हैव के बाद में जो वर्ब होगी वो सीन होगी। आई हैव सीन, कौन को देखा है? चोर को। आई हैव सीन अ थीफ, मैंने एक चोर को देखा है जिसने तुम्हारी बकरी चोरी की। हु स्टोल योर गोट, और वो ले गया, एंड टुक इट थ्रू द स्ट्रीट। थ्रू द स्ट्रीट मतलब वो गलियों से गुजरकर तुम्हारी बकरी को वहां से ले गया। थोड़ा सा हमने लैंग्वेज में चेंज करके इसको लिख दिया है ताकि ये हमें इजीली समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान अपने गधे को वहीं छोड़कर उस गली की ओर भागा। अब देखिए इसको हमें सिंपल करना है। किसान अपने गधे को छोड़कर उस गली की ओर भागा, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। किसान ने अपने गधे को वहां छोड़ा। पहले तो इतना बना लेते हैं, फार्मर लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लेफ्ट हिज डोंकी, और वो गली की ओर भागा। एंड रन, रन का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रैन टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, रैन टुवर्ड्स दैट स्ट्रीट, उस गली की ओर भागा। तभी चोर उसका गधा ले गया। देन थीफ उसका गधा ले गया। टुक, टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। टुक हिज डोंकी अवे, या फिर टुक अवे हिज डंकी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। तो ये बन गया हमारा पैरा। अब नीचे वाले पैरा पर आते हैं। किसान ने तीसरे चोर को रोते हुए देखा। किसान ने देखा तो फार्मर
देखा। देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। कौन को देखा? तीसरे चोर को। द थर्ड थीफ, थर्ड थीफ। कैसे देखा? रोते हुए, क्राइंग, राइट। चोर ने उससे कहा, थीफ टोल्ड हिम, टोल्ड हिम। क्या कहा? मेरा बटुआ कुएं में गिर गया है। माय वॉलेट इनटू द वेल, मेरा बटुआ कुएं में गिर गया है। अगर तुम निकाल दो तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें दूंगा। फुल स्टॉप लगाया। इफ, अगर तुम निकाल दो, इफ यू। निकालने को हम बोलते हैं टेक आउट। इफ यू टेक इट आउट, इसे निकाल दो। इफ यू टेक इट आउट, इसे बाहर निकाल दो। इफ यू टेक इट आउट, तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें दूंगा। देन आई विल गिव यू, क्या? 10 गोल्डन कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स। गोल्डन कॉइन्स का मतलब होता है सोने की मोहरें। कुएं में उतरने के लिए जैसे ही किसान ने कपड़े उतारे, देखिए किसान ने कपड़े उतारे जैसे ही, पहले तो हमें ये लिखना है as soon as, as soon as का मतलब होता है जैसे ही। as soon as farmer take off का मतलब होता है उतारना, या फिर put off भी हम लगा सकते हैं, या फिर wear off भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर take off कर लेते हैं, तो take का सेकेंड फॉर्म हो गया took। तो as soon as farmer took off his clothes, किसके लिए उतारे उसने? कुएं में कूदने के लिए। For, कूदना उसको बोलते हैं डाइव, डाइविंग। फॉर के बाद में वर्ब का ing फॉर्म लगाएंगे। For diving into the well, चोर कपड़े लेकर भाग गया। Thief took away, लेकर भागना, रन, ये सब कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकर चले जाना, लेकर भाग जाना। took his clothes away, his clothes away। देखिए बन गया ये इजीली। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे इसका लास्ट पैरा। इस प्रकार उन तीनों चोरों ने किसान से उसकी बकरी, गधा और उसके कपड़े चुरा लिए। सिंपल करके लिखना है इस प्रकार, in the same way, in the same way। तीनों चोरों ने किसान से उसकी बकरी, गधा और कपड़े चुरा लिए। 3 thieves stole his, सिंपल लिखना है, क्या? his donkey, goat and clothes। ओके। इन सब में तीसरा चोर ही चालाक माना गया। इन सब में among all, third thief was the smartest, सबसे चालाक। the स्मार्टेस्ट, राइट। सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने यहाँ पर द स्मार्टेस्ट का यूज़ किया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज़ करना होता है। तो ये पूरी स्टोरी को हमने ट्रांसलेट करके देखा। मोस्ट लाइकली जो हमने इसमें ग्रामर यूज़ की वो पास्ट का आईएनजी फॉर्म वॉज वर के साथ में, और पास्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया। हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स थे जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट थे, सेंटेंस फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट था क्योंकि सेंटेंसेस में काफ़ी लंबे थे, लेकिन उन लेंथी सेंटेंसेस को हमने सिंप्लीफाई करके कैसे बनाया, केवल हमें
सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन देखना होता है, उसके बाद में फिर हम लैंग्वेज को अपनी तरफ से भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या सीखा कि जो भी हमारे सामने कुछ हिंदी का कंटेंट आता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका मतलब क्या है जो भी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो अब काफ़ी बार लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, उस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को हमें अपनी लैंग्वेज में सिंपल करना है थोड़ा सा, और उसी सिंपल लैंग्वेज को हमें इंग्लिश में बना के लिखना है। तो फिर हमारे लिए इंग्लिश को लिखना भी ईजी हो जाता है, कंटेंट हिंदी का चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो। तो वो डिफ़िकल्ट हिंदी को सिंपल करना है, उसके बाद में उस सिंपल हिंदी को कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में हमें लिखना है। सो ऐसे आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी स्टोरी को इजीली बना सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। सो आई विल बी राइट बैक सून। आपके लिए कुछ और स्टोरीज लेकर मैं फिर से आऊँगा, जिसमें हम कुछ और स्टोरीज़ को भी ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम अपनी रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए हमें ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए सीख पाएँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप दैट यू मे हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। योर वन लाइक मीन्स अ लॉट टू मी। और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ में इंग्लिश सीखें। सो इफ़ यू लाइक माई वर्क, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय एंड सी यू लेटर।